देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। गुजरात में बीजेपी आज से धुआंधार चुनाव प्रचार करने जा रही है। पीएम के दौरे से पहले बीजेपी के 15 वरिष्ठ नेता एक ही दिन चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवसारी, राजकोट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं नितिन गडकरी जामनगर, भरूच और सूरत में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ मोरबी जिले में चुनावी रैलियां करेंगे, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई आला नेता शुक्रवार को चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी को उम्मीद ये है कि इतने सारे दिग्गज नेताओं के एक साथ सभा से माहौल बनेगा। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। गुजरात में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शुक्रवार से बीजेपी वहां पर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये चुनाव अभियान जबरदस्त तरीके से शुरू करने जा रही है बीजेपी। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं गुजरात के सीआर पाटिल, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके लिए कारपेट बॉम्बिंग करेगी, यानी देश के जो तमाम पार्टी के आला नेता हैं वो अगले 3 दिनों तक गुजरात में एक के बाद एक धुआंधार चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसमें शनिवार को पीएम मोदी की भी रैलियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार से लेकर सोमवार तक 3 दिनों तक गुजरात में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो पहले चरण की 89 सीटें, उनमें से 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। इसे बूथ संपर्क यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें ये तमाम नेता हर क्षेत्र में जो मंदिर होगा वहां पर दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और दिन भर बूथों पर संपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, सीधे सीधे काम जो बीजेपी ने किया है राज्यों में, केंद्र में, उसके बारे में गुजरात के लोगों को जानकारी देंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं किया जाएगा और रात में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इन विधानसभा क्षेत्रों पर, उनसे संपर्क किया जाएगा। कल जो रैलियां हो रही है उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये जा रहे हैं गुजरात में और कम से कम 15 जगहों पर अलग अलग इनकी भी रैलियां होने जा रही हैं। तो इस तरह से पूरे गुजरात को कल बीजेपी छान मारेगी और ये उसका बीजेपी का कहना है कि इससे जो कल कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, इससे पीएम मोदी की जो रैलियां हैं उनकी शुरुआत करने के लिए एक ज़बरदस्त माहौल पार्टी तैयार करेगी गुजरात में। और इस तरह से जहां पर बीजेपी रिकॉर्ड 7वीं बार गुजरात में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, वहां पर वो कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए इस तरह पर बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर यह संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे। राहुल 21 नवंबर को गुजरात जाने वाले हैं। उनका गुजरात दौरा 2 दिन का रहेगा। इस दौरान वो कई रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल फिलहाल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र में मौजूद हैं। राहुल जब गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में ही होंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 दिन के दौरे पर गुजरात में होंगे। इस दौरान वो 8 रैलियों को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। 21 नवंबर को पीएम 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने राहुल के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किए। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के बयान से दूरी बना ली है। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। 15 नवंबर को महाराष्ट्र के वाशिम में बिरसा मुंडा की जयंती पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी का विरोध शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने किया। ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही सांसद राहुल शेवाड़े ने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रुकवाना चाहिए। ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है और ये सावरकर के विचार का राज्य है। रणजीत जी सावरकर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया।
साथ में आदित्य ठाकरे के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर भी सवाल उठाया। मैं विचार कर रहा था कि स्वर्ग में बाला साहब ठाकरे पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे पदयात्रा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां राहुल गांधी का सावरकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया, तो वहीं वो बीजेपी पर भी हमलावर रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसे जाएगी नहीं, जाने वाले नहीं, और कोई भी जितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र संग्राम, जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए? क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है? जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। गुरुवार को राहुल गांधी से जब दोबारा सावरकर पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी पेश कर बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो केवल सच बता रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते नजर आए और बाद में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को राहुल गांधी के सावरकर के बयान से तो अलग किया, लेकिन बीजेपी पर भी वो हमलावर रहे, उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश होगी कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहें। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 10 घंटे तक पूछताछ की। रात 9:30 बजे के बाद वे ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी उन्हें लेने पहुंची थी। ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं और जो आरोप लगे हैं कहीं से संभव नहीं दिखता। एजेंसियों को जांच करके ही आरोप लगाना चाहिए। सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में बीजेपी सरकार ने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और ऐसे वोटर्स के नाम हटवाए जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं, और इसके लिए बीजेपी ने सर्वे करवाया। सरकारी अधिकारियों के फर्जी पहचान पत्र बनवाए गए। जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनका नाम सूची से हटा दिया गया। And these are the birthday celebrations. ये एक पुरानी पार्टी की तस्वीर है, कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण की, जो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पार्टी एनजीओ चिलुमे के निदेशक रवि कुमार की है, जिसे बेंगलुरु के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों से वोटर्स की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांग्रेस के मुताबिक कोशिश वोटर लिस्ट में जोड़ तोड़ करने की थी, लेकिन पोल खुल गई। निजी लोगों के फर्जी सरकारी पहचान पत्र बनवाए गए। बीबीएमपी और सरकार के अधिकारियों की जानकारी के बगैर दिन दहाड़े वोट की ये चोरी नहीं हो सकती, और इसके लिए सीधे सीधे श्री बसवराज बोम्मई जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन अथॉरिटी हैं वो जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी और बोम्मई सरकार के अधिकारी जिम्मेवार हैं। इसलिए इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, स्टोलन प्रॉपर्टी को आगे बेचने का ये सारा धंधा जो हुआ है, इन पर एफआईआर दर्ज हो, बसवराज बोम्मई जी का इस्तीफा हो। कांग्रेस का आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, और उन लोगों के भी जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं।
इसके लिए भूमई सरकार के इशारे पर फर्जी बूथ लेवल सरकारी अधिकारी बनकर वोटरों का ब्यौरा इकट्ठा किया गया। बेंगलुरु शहर के शिवाजी नगर में भी हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने कांग्रेस के आरोप पर अपनी मुहर लगाई। वो फॉर्म्स लेके आए, उसमें लेके आके वो बताए इसमें मैं चेक किया, वो पूरे में चेक किया तो जो आदमी प्रेजेंट जिंदा है वो आदमी को भी डी डाल के थे इसके ऊपर, ये डेथ हो गया बोल के। टोटल 8 का भी है नया, पुराना कार्ड 8 का भी है। जब ये लोग आए हम लोग बात करके उनको रिप्रेजेंट किए सब चीजें, 5 आदमी का आ गया कार्ड, अभी तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया, उसको पोस्ट में आ गया। 3 आदमी का बिल्कुल नहीं आया, नया वाला कार्ड भी नहीं आया, उधर जाके पूछा तो नहीं है बोल के बोल रहा। कांग्रेस की मांग है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच करें। बताया जा रहा है कि बीबीएमपी ने एक एनजीओ को जिम्मेदारी दी कि वो लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाएं, लेकिन इन लोगों ने लोगों की निजी सूचनाएं जुटाई और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। एनजीओ के लोगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया। कांग्रेस का आरोप है कि इस डेटा से वोटरों के नाम हटाए गए और आईटीबीटी मंत्री अश्वत्थ नारायण पर्दे के पीछे से इस एनजीओ का संचालन कर रहे थे। इसके अलावा बीबीएमपी का महकमा सीधे मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए आरोप की आंच उन पर भी आ रही है। इट इज अ मैटर बिटवीन इलेक्शन कमीशन। ये मामला इलेक्शन कमीशन, बीबीएमपी और एनजीओ के बीच का है। अगर कुछ लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई हो सकती है। डेटा किसको दिया गया, किसने दिया और किसने लिया, इसके क्या सबूत हैं? ये बेबुनियादी आरोप है कांग्रेस का। विदाउट इट्स अ बेसलेस एलिगेशन। जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया ताकि वोटर्स लिस्ट से उनका नाम हटाया जा सके, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। यहाँ हमें कई लोग मिले जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। निश्चित तौर पर यह मामला काफी गंभीर है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।